ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब खर्राटों की बीमारी डायग्नोस करना बिल्कुल बर्फीले चट्टानों की तरह है। ऊपर से छोटी सी टिप दिखाई देती है और नीचे पानी के अंदर बहुत ज्यादा पहाड़ छुपा होता है। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग्स सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो फाइनली डायग्नोस हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ, और शुरुआत कैसे हुई तो वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पेशेंट आए हमारे पास। ये पेशेंट की एज है 55 ईयर ओल्ड मेल। 55 साल के ये पेशेंट हमारे पास आए थे। 55 ईयर ओल्ड मेल। कंप्लेन ये बता रहे थे कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रहा था, और वो भी ग्रेड 3। ग्रेड 3 बायलेटरल पीडल एडिमा प्रेजेंट था। बायलेटरल पीडल एडिमा, पैरों पे सूजन और थोड़ा थोड़ा वीजिंग। ये पेशेंट की कंप्लेन थी। पेशेंट क्लर्क हैं बाय ऑक्यूपेशन, तो थोड़ा डस्ट का एक्सपोजर है, डस्ट एक्सपोजर प्रेजेंट था। कोई स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन कभी नहीं किया, तो सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग कुछ भी नहीं था। तो ये पेशेंट की हिस्ट्री थी और ये पेशेंट का एक्सरे है। अब आप इस एक्सरे को अगर गौर से देखेंगे तो इस एक्सरे के अंदर सिर्फ आपको ये ओल्ड रिब फ्रैक्चर्स दिखाई देंगे। ये पुराने रिब्स फ्रैक्चर हैं। मल्टीपल रिब फ्रैक्चर पेशेंट को हुए थे। पहले आरटीए इनको हुआ था और हील्ड हो चुके हैं। कोई निमोनिया नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हमें हॉरिजॉन्टल फिशर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा था। लेकिन एक अलार्मिंग पिक्चर जो हमें दिखाई दे रही है वो है फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। आप देख सकते हैं डायफ्राम फ्लैट है। बस जब भी हमारी फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम होती है, आप रिब्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रिब इसको यहाँ पे कट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा एनलार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट का डायफ्राम फ्लैट हो चुका है, थोड़े से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो चुके हैं और एयर ट्रैपिंग होने के चांसेस हैं। पेशेंट की ऑक्सीजन जो सैचुरेशन थी दैट वाज 88। तो ये सारा पेशेंट का क्लिनिकल सिनेरियो था। फिर हमने पेशेंट के आगे के टेस्ट करने स्टार्ट किए। तो ये एक्सरे है पेशेंट का। फिर पेशेंट का पीएफटी। अब आप पीएफटी देखिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल ग्राफ जो पेशेंट परफॉर्म किए, और ये रेफरेंस वैल्यू है, ये नॉर्मल है। बट पेशेंट ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव ग्राफ आ रहा है। अगर हम FeV1 की वैल्यू की बात करें तो FeV1 इसमें 31% आ रहा है। मतलब सांस की नली जो हमारी 80% होनी चाहिए वो 31% आ रही है। रेशो 58% है। रेशो 58%। आप समझ सकते हैं, तो ये COPD की तरफ हमारा जा रहा है। बट आप चेंज देखिए, यहाँ पे जो चेंज है वो आपका 22% और 26% चेंज आ रहा है। तो रिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है। अब पेशेंट ने कभी स्मोकिंग नहीं करी, और आप पिक्चर देखिए, एक क्लासिकल COPD पिक्चर जा रही है विद रिवर्सिबिलिटी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि ये COPD भी हो सकता है, ये अस्थमा भी हो सकता है। बट पहले कभी हिस्ट्री थी नहीं पेशेंट को, तो कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये अस्थमा है या COPD है। पीएफटी के बेसिस पे डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आ रहा है विद रिवर्सिबिलिटी, तो COPD हम इसे कह सकते हैं। अब पीएफटी के बाद हमने पेशेंट का DLCO किया। ब्रोंकियल अस्थमा डायग्नोस करने के लिए जब भी आपके पास ऐसा रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न आता है, FeV1 31% है, तो आपको देखना होता है कि कहीं एम्फाइजिमा तो नहीं है। एम्फाइजिमा के अंदर लंग्स बढ़ जाते हैं, एयर ट्रैपिंग होती है। बट आप DLCO देखिए, DLCO 92% है, तो DLCO इज नॉर्मल। अब ये एकदम अलार्मिंग हो गया। DLCO नॉर्मल है तो मतलब हमारा एम्फाइजिमा रूल आउट हो गया।
मतलब पेशेंट को एम्फाइजिमा तो नहीं है, ये तो श्योर हो गया। अब हमारे पास दो डिफरेंशियल बच गए कि या तो पेशेंट को अस्थमा है या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये दोनों चीजें पेशेंट की हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ गई। एयर ट्रैपिंग अगर हम यहाँ पे देखें, जो रेजिडुअल वॉल्यूम 2.19 होना चाहिए था, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो इनका पहुंचा हुआ है 2.74, अप्रोक्स 600 ml एयर एक्स्ट्रा है। तो एयर ट्रैपिंग है। तो जो हम एक्सरे पे देख रहे थे वो हमें यहाँ पे एयर ट्रैपिंग दिख रही है। तो हम अब इस चीज पे पहुंच गए हैं कि पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है, पर सीओपीडी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है या अस्थमा हो सकता है विद एयर ट्रैपिंग। तो ये हमारा यहाँ तक डायग्नोसिस हो गया। फिर हमने पेशेंट का एयरवे रेजिस्टेंस चेक किया। अब एयरवे रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो एयरवे रेजिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है। नॉर्मली 0.39 होना चाहिए, इनका 0.61 आ रहा है। तो मॉडरेट एयरवे रेजिस्टेंस है, मतलब सांस की नली में रुकावट तो है। मॉडरेट एयरवे रेजिस्टेंस। अब पेशेंट को आराम बिल्कुल था, ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को काफी आराम आया। एमवीवी अगर हम देखें तो नॉर्मल जो एमवीवी 102 होना चाहिए वो पेशेंट का 40 आया। अब यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को ये था कि मेरे को आराम बहुत अच्छा रहा है, बट एक चीज मिस हो रही थी कि कंप्लीट इंप्रूवमेंट के बाद भी पेशेंट का सैचुरेशन 90% के ऊपर नहीं जा रहा था। 90% ऑक्सीजन ही मेंटेन कर रहे थे। हमने इको कराया, इको नॉर्मल, तो 2D इको नॉर्मल आया था। तो जो पीडल एडिमा था वो डिपेंडेंट था, तो इको वाज नॉर्मल, तो हमने हार्ट को रूल आउट कर लिया। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन पेशेंट को नहीं था, तो ये रीजन भी हमारा रूल आउट हो गया ऑक्सीजन ना बढ़ने का। फिर हमने पेशेंट को कहा कि आप स्लीप स्टडी कराइए, आपको कभी कभी खराटे होते हैं और हो सकता है कि आपकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी खराटों की वजह से हो। तो पेशेंट का जो वेट था, पेशेंट वेट वाज 90 केजी, 90 केजी। ओके, तो फिर ये पेशेंट की स्लीप स्टडी की रिपोर्ट है। बीएमआई जब हमने पेशेंट का कैलकुलेट किया था तो बीएमआई वाज 32। तो 32 बीएमआई अच्छा खासा है पेशेंट का। जब हमने स्टॉप बैंक कैलकुलेट किया, स्टॉप बैंक, तो एज, जेंडर हमारा मेल हो गया, ये पॉजिटिव था। नेक सर्कमफ्रेंस नेगेटिव थी, एज हमारी पॉजिटिव है। बीएमआई, ब्लड प्रेशर, क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी है। बीएमआई हमारा पॉजिटिव आ गया, प्रेशर भी हमारा पॉजिटिव आ गया, पेशेंट को ऑर्थोपनिया भी था, ये भी पॉजिटिव आ गया, टायर्डनेस ये भी पॉजिटिव आ गई, और स्नोरिंग। तो अगर हम क्लिनिकल स्कोर देखें तो क्लिनिकल स्कोर में 8 में से 7 पॉजिटिव आ गए। तो ये हमारा क्लिनिकल सिनेरियो था। फिर हमने पेशेंट को कहा कि आपकी लेवल 1 स्लीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो पेशेंट ने जब लेवल 1 स्लीप स्टडी कराई तो आप ये देख सकते हैं पेशेंट का जो AHI था दैट वाज 30। AHI वाज 30, तो मतलब पेशेंट को मॉडरेट OSA, तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डायग्नोस हुआ। और कितना प्रेशर, 8 सेंटीमीटर प्रेशर का टाइट्रेशन पेशेंट के लिए आया। तो हमने पेशेंट को CPAP एडवाइस किया साथ में। और आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ थेरेपी CPAP के साथ पेशेंट जब हमारे पास वापस आए तो ऑक्सीजन वाज 96%, वेट रिडक्शन हो चुका था, पेशेंट को क्लिनिकली काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। सो दैट्स हाउ कि ये पेशेंट वर्कअप हुए और फाइनल डायग्नोसिस बना COPD A। COPD किस लिए कहेंगे, क्योंकि पेशेंट को PFT पर ऑब्स्ट्रक्शन था, FEV1 कम था। अस्थमा इसलिए कहेंगे क्योंकि क्लैरिकल पोस्ट थी, पहले कभी सिम्टम था नहीं, स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं थी, रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो COPD A हमारा डायग्नोसिस हो गया। फिर सिंड्रोम Z, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पॉजिटिव आ गया, पेशेंट हाइपरटेंशन थे और डायबिटीज थे। सो दैट्स हाउ एक सिंपल खांसी सांस का फाइनल डायग्नोसिस एक रेयर डायग्नोसिस बन के आया। और CPAP ट्रायल पेशेंट को जब दिया गया विद ब्रोंकोडायलेटर्स, पेशेंट ड्रास्टिक इम्प्रूव कर गए। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए।
हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।